रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप ये कहोगे कि टॉपिक रिफ्लेक्शन चल रहा है और ये रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से होने लगी। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो एक कंडीशन हमें ऐसी मिलेगी जिसमें रे पूरी तरीके से उसी मीडियम में लौटेगी, यानी इंटरनल अंदर की ओर, यानी डेंसर मीडियम में ही चली जाएगी वापस और पूरी तरीके से जाएगी, 100% रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा कब होगा? तो हम जानते हैं कि जब रे किसी छोटे एंगल से इंसिडेंट हुई है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब इस एंगल को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये भी एंगल इंक्रीज होता जाएगा और इस के एंगल इंक्रीज होने पे कोई ना कोई एंगल ऐसा मिलेगा जरूर कि ये बिल्कुल इसको टच कर जाएगी, यानी एक सर्टेन एंगल के लिए जो रे होगी वो बाहर निकले बगैर इसके पैरेलल हो जाएगी और इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल सी। और अगर जब सी से एंगल को और बढ़ाएंगे तो रे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो उसी मीडियम में वापस लौट जाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी यहां पर अगर ये सी की बात करें, ये सी है, ये आई है, तो आई जो होगा वो सी से कम होगा और यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पर जो आई है इक्वल टू सी, ना रिफ्लेक्शन एक तरीके से हो रहा है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि ना मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है ना वापस लौट रही है। और अगर I की वैल्यू C से ज्यादा हो गई, I इज मोर देन C, तो यहां पर क्या हो रहा है T I R, और यहां पर I इक्वल टू R हो जाता है क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब यहां से हम कंडीशंस फॉर TIR की बात कर लेते हैं, बोर्ड में आ चुका है। फर्स्ट, रे जो होगी वो डेंसर टू रेयर जाएगी। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहीं पर हम क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन निकालते हैं। सपोज दैट ये मीडियम 2 है, डेंसर ये 1 है, तो 2μ1 इक्वल टू साइन C अपॉन साइन 90। एंगल C है इंसिडेंस और ये 90 डिग्री है, I अपॉन R किया हुआ है, और 2μ1 इक्वल टू साइन C और 1μ2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, हमने प्रॉपर्टी लगा दी हुई है। एंड इन एयर 1μ2 को हम सिर्फ म्यू बोल सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन C और साइन C इक्वल टू 1 बाई म्यू और C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो ये रिलेशन होता है और इस रिलेशन से हम चाहे तो शो कर सकते हैं कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम है। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम है। तो देखते हैं जरा कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 45 से कम क्यों है। हमें पता है कि 1/3/2 is less than √2. 3/2 is
मोर देन √2, गलत बोल गए थे। दिस इज द म्यू ग्लास इज मोर देन √2, क्योंकि ये 3/2 म्यू ग्लास की वैल्यू होती है। म्यू ग्लास की वैल्यू होती है 3/2। 1/म्यू ग्लास की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन 1/√2 हो जाएगा। जैसा हमें पता है कि 3 2 से बड़ा होता है तो 1/3 1/2 से छोटा होगा। और 1/म्यू को हम क्या बोल सकते हैं? साइन C लेस देन साइन 45, क्योंकि 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, और C इज लेस देन 45। यानी फॉर ग्लास क्रिटिकल एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। ये जो रिजल्ट आया अभी कि क्रिटिकल एंगल 45 से 42 डिग्री के आसपास होता है, तो क्रिटिकल एंगल जो 45 से कम होता है वो यहां पे प्रिज्म को एज ए रिफ्लेक्टर वर्क करा देता है। कैसे कराता है देखते हैं इसको आगे। तो यहां पर एक हमने राइट एंगुलर प्रिज्म लिया हुआ है, ग्लास का है, तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम है। यहां पर एक लाइट रे अगर आती है, नॉर्मली गिरेगी तो सीधे जाएगी। यहां पर एक नॉर्मल फ्रेम कर देते हैं, ये 45 है, 90 है, तो ये 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। और 45 I = 45 है और C जो है वो 45 से कम है, मीन C क्या है? I से कम है। और जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, पीछे कंडीशन आप देख चुके हो, देख सकते हैं रिवर्स करके, I की वैल्यू जब C से ज्यादा होगा तो रे को वापस उसी मीडियम में आना पड़ेगा, TIR हो जाएगा, TIR हो जाएगा तो 45 दी गई, रिफ्लेक्शन भी 45 से होगा, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन भी 45 का हो गया, ये 90 डिग्री से आ गई। अगेन यहाँ डेंसर से रेयर है, लेकिन नॉर्मली गिरी है, नॉर्मल वाली रे जो होती है अनडेविएटेड आती है, और ये रे अनडेविएटेड निकल आएगी। यहाँ पे 90 डिग्री रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी हमारा केस ए हो गया 90 डिग्री रिफ्लेक्शन। और अगर एक रे और जा रही है तो यहाँ पे सेम चीज हो जाएगी, ये 45 हो जाएगा अगेन। तो इस तरह से अगर ये रे नंबर 1 है तो दिस इज 1 डैश, ये रे नंबर 2 है तो दिस इज 2 डैश। और अगर 1 से 2 तक कोई पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, 2 से 1 तक कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी 2 डैश से 1 डैश तक होगा, तो ड्रॉ करने को आ चुका है और ये 90 डिग्री डेविएशन है। हमें पता है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इनकी वेवलेंथ में, इनकी फ्रीक्वेंसी में, इनके क्रिटिकल एंगल में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का हम याद रखेंगे, रेड से इंक्रीज होगी, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के उल्टी तरफ वेवलेंथ होता है लैम्डा, क्योंकि C = न्यू लैम्डा। लैम्डा की उल्टी तरफ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, और बिकॉज ऑफ साइन C = 1/म्यू, तो म्यू की उल्टी तरफ क्रिटिकल एंगल चलेगा, ये क्रिटिकल एंगल C। एंड इस टेबल को जरा एक बार समझते हैं फिर से। रेड से वॉयलेट तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ के अगेंस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रेड से वॉयलेट तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू इंक्रीज हो रहा है, और क्रिटिकल एंगल जो है वो म्यू के उल्टी तरफ चलता है, यानी क्रिटिकल एंगल वॉयलेट से रेड की तरफ इंक्रीज हो रहा है। यानी हर कलर का एक अलग क्रिटिकल एंगल है किसी भी मटेरियल के लिए। अब सपोज दैट इसमें से कोई एक कलर हम पिक कर लेते हैं, जैसे येलो बीच का कलर होता है ये वेवलेंथ वाइज, और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो अगर रे यहां पर जाती है, आगे आई,
तो हमें चेक करना होगा कि TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो TIR की कंडीशन क्या है, क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, लेकिन आई की वैल्यू तो 45 हो गई। साइन सी इक्वल टू 1/μ, येलो कलर के लिए 1/√2 साइन 45, यानी येलो कलर के लिए क्रिटिकल एंगल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए केस के लिए 45 डिग्री हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। और जब 45 हो जाता है यानी I इक्वल टू C हो जाता है, तो रे क्या करती है, रे ना रिफ्लेक्ट करती है ना रिफ्रैक्ट करती है, वो कुछ ऐसे चली जाती है क्रिटिकल एंगल पर C। तो जो रे होगी ना बाहर आएगी ना अंदर आएगी, ऐसे चली जाएगी। ये पाथ बनेगा येलो कलर का। सपोज दैट यहां पे दो लाइटें और आ रही है, एक ब्लू की आ रही है और रेड की आ रही है। रेड वाली ये ले लेते हैं और ब्लू ये ले लेते हैं। इसका पाथ क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो रेड का क्रिटिकल एंगल देखिए, येलो का तो 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये है। उसका मतलब है कि रेड का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो ज्यादा होगा, और रेड का क्रिटिकल ज्यादा होगा, तो रेड का क्रिटिकल ज्यादा होने से रे को क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी रेड जो है वो 45 से ज्यादा है, सी रेड 45 आई है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम होता है, तो रे को रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। फर्स्ट केस है जो 3 केस करवाए थे, वीडियो आप पीछे ले जाके देख सकते हो। तो रेड कलर की लाइट तो ये चली जाएगी। ब्लू जो है वो इसके ऊपर है, मतलब ब्लू का जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से कम है, यानी सी ब्लू जो है वो लेस देन 45 है। सी ब्लू जो है वो लेस देन आई, क्योंकि आई इक्वल टू 45, आई तो 45 है, ये 45 है। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो और रे डेंसर से रेयर जा रही हो, तो TIR की कंडीशंस फुलफिल होती हैं, और TIR होगी तो ये आ जाएंगी, यानी ये वाली जो रे होगी ये ब्लू हो जाएगी, ये रेड, ये येलो। आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इस तरीके से ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। चलिए वीडियो पूरा दिख गया आपको नीचे तक पूरा ये। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा एक और बचेगा कि किसी टैंक के अंदर कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई फिश है, तो उसको देखने का या उससे लाइट आने का एक कॉनिकल शेप बनता है। उसका एरिया निकालना, उसकी लेंथ निकालना, उस पर काम करते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये कॉनिकल शेप हो गया। सी एंगल से जाने वाली लाइट है जो कि वो केवल उसके अंदर की लाइट नहीं बाहर आएगी। ये सी होगा तो इंटीरियर अल्टरनेट सी हो जाएगा। हाइट h हो गई है, रेडियस r हो गई है। अब हमें पता है कि साइन c इक्वल टू 1/μ। हम एक ट्राइंगल लेते हैं जिसका एंगल c हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनियस म्यू हो जाएगा, तो बेस इज द म्यू स्क्वायर माइनस 1। और इस ट्राइंगल से tan c की वैल्यू हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज म्यू स्क्वायर माइनस 1, और tan c की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो r अपॉन h आ जाएगी 1/√μ स्क्वायर माइनस 1, r इक्वल टू h अपॉन √μ स्क्वायर माइनस 1। एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन नीचे रूट हट जाएगा। ये वो एरिया होगा जहाँ से लाइट रे बाहर आएगी। तो यहाँ से मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। और मिराज डायमंड का स्पार्कल चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या फंसने वाले क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के आते हैं, तो आपका दिमाग इनमें लगेगा। और इनकी जो प्रॉब्लम की वीडियो डालूंगा मैं, उसमें आपको और सही लगेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को बंद करते हैं।